कोरोना संकट के बीच सीबीएसई 12वीं के छात्र छात्रों का इम्तिहान अधर में लटका हुआ है। मां बाप की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। सीबीएसई के 12वीं को बोर्ड एग्जाम उनके होंगे या फिर नहीं। केंद्र सरकार राज्यों से मिले हुए सुझाव के आधार पर 1 जून को फैसला लेगी, लेकिन उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुनवाई होनी है। ऐसे में परीक्षा रद्द होगी या फिर टलेगी, इस सवाल का जवाब आज देश के 1,44,00,000 छात्र जानना चाहते हैं। और आज छात्र छात्रों के साथ इंतजार है उनके माता पिता को भी कि आखिर देश की सर्वोच्च अदालत किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। हालांकि दूसरी तरफ सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम के 2 ऑप्शंस रखे हैं। बहुत से राज्य ऐसे हैं जो एग्जाम के लिए तैयार नहीं हैं, या तो कुछ कह रहे हैं सीबीएसई के दोनों ही ऑप्शन उन्हें मंजूर नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बोर्ड एग्जाम होंगे तो कैसे होंगे। 12वीं की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। परीक्षा रद्द होगी या फिर परीक्षा करवाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर फैसला करेगा। राज्यों से सुझाव मांगे गए, केंद्र सरकार 1 जून को इस पर फैसला लेने वाली है। ऐसे में वो तमाम छात्र और छात्राएं इंतजार कर रहे हैं जो कि 12वीं में इस साल हैं और 12वीं के एग्जाम उनके होने हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये, कोरोना काल जब बड़े और बुजुर्ग भी सावधानी बरत नहीं पाते तो फिर कैसे उम्मीद कर ली जाएगी कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स उतनी सावधानी बरत पाएंगे या फिर उतना सुरक्षित माहौल उनके आसपास होगा कि उस सुरक्षित माहौल में वो इम्तिहान दे पाएं। ऐसे में कैसे खतरा उन बच्चों को मोल लेने दिया जाए जो कि अभी 12वीं के स्टूडेंट्स हैं। ऐसे में हमारे साथ एक गेस्ट जुड़े हुए हैं, गेस्ट का पैनल हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे कि कैसे और किन सिचुएशन के बीच में 12वीं की परीक्षा हो या फिर नहीं हो। सुशील टेकरीवाल जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। आयुष छात्र हैं 12th के, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंसिपल और डायरेक्टर हैं डीपीएस साईबाबा से ज्योति गुप्ता जी हमारे साथ हैं। साथ ही नितिन विजय एमडी हैं मोशन एजुकेशन के, और प्रवीण राजू हमारे साथ हैं, फाउंडर हैं सुचित्रा एकेडमी से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे में नितिन विजय जी, आपकी सोच 12वीं के एग्जाम को लेकर क्या है? एग्जाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो कैसे? मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एग्जाम्स होने चाहिए। पता नहीं क्यों हम शायद शिक्षा को सबसे आखिरी पायदान पे रख रहे हैं। आज शिक्षा का ही दान है जिसकी वजह से पूरे देश को हमारे डॉक्टर संभाल रहे हैं, तो शिक्षा को आखिरी पायदान पे रखना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से बहस इस बात पे होनी चाहिए कि हम एग्जामिनेशन किस तरीके से कराएं कि हमारे बच्चे मिनिमम रिस्क पे एग्जामिनेशन हॉल में आ सके। जैसा कि आपने अभी जो लास्ट प्रश्न मुझसे पूछा उसका उत्तर मैं देता हूं, उसके बाद व्यक्तिगत राय मैं अपनी रखूंगा। आपने कहा कि अगर किसी के घर पर ऐसा कोई अप्रिय घटना हो गई है जो नहीं होनी चाहिए, उनका कोई परिवार का सदस्य कोरोना काल में छोड़कर उनको चला गया है, या वो खुद कोरोना से पीड़ित हैं या उनके घर में जो व्यक्ति रह रहे हैं वो कोरोना से पीड़ित हैं, मुझे लगता है दूसरे एग्जामिनेशन जो मल्टीपल बार कराते हैं या हमारी सप्लीमेंट्री कराते हैं, मेरा इसमें आपसे अनुरोध है क्यों ना हम जो जिला स्तर पर जो शिक्षा विभाग हैं उनको ये कह दिया जाए कि वो निर्णय ले सकते हैं कि वो पहले स्लॉट में एग्जामिनेशन लेना है या दूसरे में। क्योंकि हमारे पास ये समस्या भी आ सकती है जो शायद इलेक्शन के दौरान भी आती है कि किसी जगह पर ऐसा माहौल ही ना हो सकता है किसी जिले में इतने ज्यादा केसेज आ रहे हो कि उस जगह पर एग्जामिनेशन लेना संभव ना हो। मान लो किसी जिले की पॉपुलेशन मान लीजिए 10 से 12 लाख है और वहां 100 या 200 से ज्यादा केसेज आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए उस समय या उन डेट्स पर। हमारे पास मल्टीपल पेपर्स के ऑप्शंस होने चाहिए। जेईई मेन भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन की कमी की वजह से मल्टीपल बार एग्जाम कराता है और इफेक्टिव तरीके से कराता है। तो एग्जामिनेशन नहीं लेना तो किसी भी तरीके का विकल्प नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन कैसे लिया जाए इस पर बात करनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैं ज्योति मैम से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि मास्क अगर 2-3 घंटे तक बच्चे को पहनना है तो ड्यूरेशन कम करी जा सकती है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को मोबिलाइज कैसे करना है। हमें आरटीपीसीआर ऑफ एवरी इन्विजिलेटर ऑफ एवरी स्कूल जहां पे भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट पहले से 2 दिन की हमारे पास होनी चाहिए। बच्चों की अगर हम सबकी 1,44 लाख की नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात, हम मोबिलाइज से बच्चों को कर रहे हैं तो ये उनको निरीक्षण दे दें पेरेंट्स को कि एक ही पेरेंट आ सकता है। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर पेरेंट्स कोई इकट्ठे नहीं रह सकते, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन सिर्फ छोड़कर जा सकते हैं और वापस लेने आ सकते हैं। थर्मल स्कैनिंग हो गई, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं। पर हम समझें कि 12वीं का एग्जाम हमारे पूरे 15 साल की एजुकेशन जो एक बच्चा करता है 12 से 15 साल के बीच में, उसका आखिरी पायदान है। अगर आज हमने इसको बंद कर दिया तो उसके पूरे 15 साल की मेहनत को जो एक डिग्री मिलने का समय है
तो एक समय है जब बच्चा वास्तविकता में एक आखिरी पड़ाव को पार करता है कि कैसे उसने अपने 15 साल के जीवन को जिया, वो मेरे हिसाब से उसको खत्म कर देना बिल्कुल सही नहीं होगा। रिस्क कम करने के लिए बहुत सारी बातें हमें करनी चाहिए। और भी पॉइंट है जो हाँ ठीक है सर। माता पिता में ज्यादा डर है, 10 मिनट बाहर टहलने के लिए तो बच्चों को भेजते नहीं है, छोटे बच्चे खेलने की जिद करते रहते हैं, उन्हें भेजते नहीं है। अब वो माता पिता कैसे खुद को तैयार करें कि 3 घंटे एग्जाम देने के लिए या फिर जो 1.5 घंटा दूसरा ऑप्शन दिया गया है उतनी देर के लिए बच्चों को बाहर भेज दिया जाए, कैसे ख्याल रखा जाएगा, कैसे संक्रमण से बचा जाएगा? बड़े नहीं बच पाए। ऐसे में नितिन, विजय जी, क्योंकि जैसे ज्योति मैम ने कहा कि केसेस कम होंगे तभी परीक्षाएं ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी। आपको याद है जब चुनावों का वक्त चल रहा था, प्रचार का वक्त चल रहा था, चुनाव आयोग ने फैसला किया रैलियां होंगी, चुनाव होंगे, और चुनाव खत्म होते होते देश का क्या हाल हुआ, किस तरीके से केसेस बढ़े? कहीं यही हाल ऐसे परीक्षाओं में तो नहीं हो जाएगा? मेरे हिसाब से चुनावी रैलियों से एग्जामिनेशन कंपेयर करना ही गलत होगा। चुनावी रैलियों में एक जगह पर बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना किसी मास्क के हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें, किसी भी सेंटर पे 200 से 250 बच्चे होते हैं। मैक्सिमम साइड की मैं आपको बात कर रहा हूं, जिनको भी अगर हम चाहें तो 2 घंटे की गैप में स्लॉट्स में 10-10 करके 15-15 करके बुला सकते हैं, जिसे बहुत मिनिमाइज करा जा सकता है। मैं मानता हूं ये खतरा जो नॉर्मल समय में एग्जामिनेशन होते थे उनसे ज्यादा होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। पर आप समझे इस बात को कि 12वीं जो आखिरी एग्जाम है 12th का, वो पूरे 15 साल के बच्चे के एजुकेशन सिस्टम का एक आखिरी पड़ाव है। मैं मान रहा हूं कि इमोशनली अगर हम बात करें तो जैसे आयुष भी कह रहे हैं या और भी कह रहे हैं कि किसी भी एक बच्चे के साथ अप्रिय घटना घट गई या उसके परिवार में घट गई, मैं मानता हूं। पर ये अप्रिय घटना घटने के चांसेस तब भी थे जब हम नॉर्मल तरीके से एग्जामिनेशन कर रहे थे और आते हुए किसी एक्सीडेंट की वजह से उसके प्रियजन की या उसकी खुद की कोई अप्रिय घटना हो गई। आई टोटली एग्री। पर मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि हम इस बात पर बहस करें कि हम कैसे इस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। हम क्यों ये नहीं समझ रहे कि एग्जामिनेशन लेना बच्चे के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही बच्चा है। आई एग्री। 12वीं की परीक्षाएं बहुत ज्यादा अहम होती हैं किसी भी और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि हम क्यों उसको छोटे बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं। 16 से 18 साल का बच्चा है, यही 18 साल का बच्चा 12वीं देते ही हम जैसे बड़े नेताओं के, बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं, उनका भविष्य तय करेगा। ये उतना छोटा बच्चा नहीं है कि किंडरगार्टन का बच्चा है। अच्छा, दो बातों का जवाब और दीजिएगा नितिन जी, चूंकि आप खुलकर बोल रहे हैं, 2 बातों का जवाब और दीजिएगा। वो छात्र जिसके घर में कोई संक्रमण हो चुका है या होकर गुजरा है या किसी की मौत हो गई है, एक वो केस हुआ। एक दूसरा केस परीक्षाओं के दौरान संक्रमण हो गया या कोई अनहोनी हो गई। उस मनोदशा में कैसे कोई छात्र एग्जाम दे पाएगा? क्या उसके लिए कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि बाद में एग्जाम हो जाए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जेईई मेन, क्योंकि हमारे देश में, जैसे आपने अभी बोला कि अमेरिका, और मैं थोड़ा सा कनेक्ट करता हूं, अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराया, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारा देश आज भी 12 लाख बच्चों को एक साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं करा सकता, इसलिए वो मल्टीपल फेजेस में, 2-2 फेजेस में कराता है। हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन को, बच्चे को जो आप कह रहे हैं संक्रमित हो गया है, तो अगर हम उसको मल्टीपल में करा सकते हैं तो बोर्ड भी मल्टीपल में करा सकते हैं। बल्कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर किसी जिले में ज्यादा केसेस हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर होनी चाहिए कि इस एग्जामिनेशन को नेक्स्ट डेट पे शिफ्ट कर दिया जाए। हमारे पास 2 से 3 हर एग्जाम की डेट होनी चाहिए और पेपर्स होने चाहिए। क्या हमारे पेपर सेटर ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरे आपके प्रश्न का उत्तर जो आपने बोला कि अगर किसी को उस दौरान हो गया, उसी के लिए हम बात कर रहे हैं कि इस बात की संभावनाओं को मिनिमाइज करने के लिए हमें प्रयासरत होना चाहिए कि 200 बच्चे से ज्यादा किसी सेंटर पे ना हो, 15 से ज्यादा क्लास में ना हो, 2 घंटे का टाइम पीरियड हो कि 1 से लेकर 40 के रोल नंबर तक 8 से 9 के बीच में एंट्री कर जाएंगे, अलग अलग टाइम पे एंट्री कर जाएंगे। इस बात को बहुत आसानी से मिनिमाइज करा जा सकता है बिना किसी दिक्कत के, अगर हम चाहें तो। हमारी इच्छा शक्ति इसको लेके होनी चाहिए। पर मैं व्यक्तिगत रूप से फिर से इस बात का समर्थन करता हूं कि एग्जामिनेशन बच्चे के हर कीमत पे होने चाहिए। 12वीं का बच्चा छोटा नहीं है, वो 16 से 18 साल का है। अगले साल वो हमारे भविष्य, हमारे देश का भविष्य। 12वीं के बाद ही हायर एजुकेशन की तरफ बच्चा बढ़ता है। मैं एग्री करती हूँ, 12वीं की परीक्षाएं बहुत अहम होती हैं, लेकिन इस डर के माहौल में कुछ सवाल भी बनते हैं। ऐसे मैं एग्री करती हूँ कि हाँ, इस तरीके से सैनिटाइजेशन भी होगा, कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में भी रखा जाएगा और एक क्लास में, जैसे आपने कहा, 8 बच्चे बिठाए जाएंगे। नितिन, विजय जी, जो गांव के या फिर जो छोटे शहरों के, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जब आप सड़कों पर निकलेंगे आपको कई ऐसे लोग आज भी दिख जाएंगे जिनका मास्क या तो चिन पर होता है या नोज से नीचे होता है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते। ये दिल्ली एनसीआर की बात है। फिर छोटे शहरों में क्या होगा? जो गाँव में स्कूल है वहां पर क्या होगा? क्या वहां पर ये सब इंतजामों को ध्यान में रख पाएंगे? मेरे हिसाब से देखिए, इच्छा शक्ति की बात है। अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को सोच ले कि हम करा सकते हैं, जब इतने करोड़ों के
इलेक्शंस हमारे जब होते हैं तो वोटिंग जब हमारी होती है तो सुचारू रूप से होती है, 99% से ज्यादा उसके सेंटर्स पे काम हो पाता है। कितने कितने से लोगों में हम सेंटर्स बनाते हैं और उसे सुचारू रूप से कर पाते हैं। ये हमारी इच्छा शक्ति की, डेमोक्रेसी की ताकत है कि हम उसे कर पाते हैं। तो शिक्षा को क्यों पीछे पायदान पे रखा जाए? शिक्षा की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए देश की किसी भी सरकार की या किसी भी स्टेट की सरकार की। अगर वो प्राथमिकता है तो मेरे हिसाब से, अगर जैसे कि कहा जाता है कि पुलिस अगर सोच ले तो मंदिर के बाहर से चोरी भी नहीं हो सकती, चप्पल की भी, तो अगर प्रशासन सोच ले तो मेरे हिसाब से मिनिमम रिस्क के साथ हमारे बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर्स में लाया जा सकता है, सारे प्रोटोकॉल फॉलो करे जा सकते हैं। इसमें कोई दोहराए वाली शिक्षा बात प्राथमिकता पर होनी चाहिए और होगी भी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आयुष, एग्जाम के लिए तैयार हैं अगर होते हैं? और मैं तो ये है कि अगर कल सुबह भी मेरा परीक्षा हो तो आई थिंक आई कैन गेट गुड मार्क्स। ये मेरे को अंदर में एक बिलीफ है एंड मैंने उस हिसाब से पूरे साल प्रिपरेशन भी की। गुड। इशू हमारा जो एक 12th ग्रेड है उसे पॉज कर दिया गया। अभी क्या है, पॉज कर दिया गया। अगर अभी इन्होंने 2 महीने के अंदर, लॉकडाउन अभी धीरे धीरे आपने ही कहा कि खुल रहा है, आप लॉकडाउन खुल रहा है, पीपल विल बी मूविंग अप, तो कोविड केसेस अगर फिर बढ़े एंड फिर इस हाल पे आ गया कि फिर लॉकडाउन करने की जरूरत पड़े, खतरा बना रहता है आयुष, खतरा बना रहता है बच्चों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, बड़ों के लिए भी। वैक्सीनेशन भी धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। एग्जाम ऑफलाइन भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, रद्द भी हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट आपको। और जैसे आपने कहा कि अगर नेक्स्ट मॉर्निंग भी आपके एग्जाम होंगे, आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे, ऐसी विशेष हम सभी के आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया सुशील टेकरीवाल जी, आयुष, ज्योति गुप्ता जी, नितिन विजय जी, प्रवीण राजू जी, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए, अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब निगाहें हैं सुप्रीम कोर्ट पर, जब 12वीं की परीक्षा को लेकर फैसला होगा और 12वीं के स्टूडेंट से यही कहेंगे, सावधानी रखिएगा, चाहे एग्जाम ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन।